नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। मेरे वीडियोस पर कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो बनाकर आपको उन सवालों के उत्तर बराबर से एक्सप्लेन करके दे सकूं, क्योंकि जब टाइप करके आपको आंसर देता हूं तो कई बार शायद उसका इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर ना हो। इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आजकल कि मैं वीडियो बनाकर आपको उसके आंसर दूं। तो इस सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हुए पहला सवाल लेता हूं और यह पूछा है नीलाभ गुप्ता ने। तो नीलाभ को जानना है कि टैक्स सेविंग के लिए कुछ म्यूचुअल फंड्स या कुछ प्लान्स बताए जाएं। तो मैं बता दूं कि म्यूचुअल फंड में ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम एक ऐसी कैटेगरी है कि यदि आप इस कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन मिलता है, यानी कि आपके जो टोटल इनकम है उसमें से 1,50,000 रुपीज तक घटाए जा सकते हैं ताकि आपकी टैक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाए। तो ELSS या टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में मेरी चॉइस के फंड्स हैं ICICI प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और साथ ही एक फंड है जो कि साइज में छोटा है लेकिन इसका पोर्टफोलियो काफी अच्छा है और पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो आप इस फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं और फंड का नाम है क्वांट टैक्स प्लान। तो मैंने आपको 3 स्कीम्स की चॉइस दी है। 2 स्कीम्स काफी पुरानी हैं, परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है और साथ ही एक फंड कंप्लीटली नया है लेकिन इसकी भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो आप इन फंड्स में से कोई भी अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब लेते हैं अगला सवाल और ये पूछा है प्रदीप महातो ने। प्रदीप का सवाल यह है कि एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड कैसा है, तो मेरी राय जानना चाहते हैं। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, यानी कि इस कैटेगरी के जो फंड्स होते हैं वो मल्टी एसेट्स में यानी कि इक्विटी, डेट और कमोडिटी यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और इस फंड का यदि आप पोर्टफोलियो देखें तो करंट पोर्टफोलियो में अराउंड 75% एलोकेशन इक्विटी में है, 15% अराउंड डेट में है और 10% एलोकेशन यानी रफली 10% जो एलोकेशन है वो गोल्ड में है। तो यदि कोई इन्वेस्टर एक फंड में इन्वेस्ट करके तीनों एसेट क्लास का फायदा लेना चाहते हो तो उनके लिए यह फंड अच्छा है। लेकिन यदि आप अपने हिसाब से इक्विटी, डेट, कमोडिटी यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे में आप अलग अलग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की जो कैटेगरी है वो मुझे काफी पसंद आती है, क्योंकि उसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती डिसाइड करने की कि कब आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। डायनेमिकली आपके जो एसेट्स हैं वो एलोकेट किए जाते हैं फंड मैनेजर द्वारा। तो गोल्ड के लिए आप अलग से इन्वेस्ट कर सकते हैं और इक्विटी एंड डेट के लिए आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपने सवाल एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड के बारे में पूछा है, तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने डायनेमिक इक्विटी फंड को बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रूप में रिवाइज किया है। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। जिन दर्शकों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो वो ये वीडियो देख लें ताकि उन्हें एक्सिस बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानकारी मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल पूछा है तुहिन आयान ने। तुहिन का सवाल यह है कि उन्हें कुछ SBI म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पसंद आई हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मैं स्कीम्स के नाम पढ़ देता हूं और फिर बताऊंगा कि मेरी क्या ओपिनियन है उन स्कीम्स पर। स्कीम्स के नाम हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड और SBI डेट हाइब्रिड फंड। और जानना चाहते हैं कि सारी स्कीम्स कैसी हैं। तो पहली बात मैं आपको भी और सभी दर्शकों को एक बात कहूंगा कि कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो एक ही फंड हाउस की सभी कैटेगरीज की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। कई बार क्या होता है कि एक फंड हाउस की एक कैटेगरी की स्कीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही होती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी स्कीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हों
और साथ ही क्या होता है कि हर फंड हाउस की अपनी एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जिसको फॉलो करते हैं। तो यदि आप एक ही फंड हाउस की बहुत सारी स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन ना मिले। इसके लिए जरूरी है कि आप सारी कैटेगरीज एक ही फंड हाउस की ना चुने बल्कि अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्कीम्स की जो आपने सिलेक्ट की हैं। तो पहली बात, एसबीआई फोकस इक्विटी फंड एक अच्छा फंड है, फोकस्ड इक्विटी की कैटेगरी में और मेरी पसंदीदा स्कीम्स में से एक है, तो आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं बोलूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड भी एक अच्छा फंड है, उसको भी आप देख सकते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये फंड ठीक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगेन जैसा मैंने बोला कि एसबीआई की एक दो स्कीम में ही इन्वेस्ट कीजिए। चाहे स्कीम अच्छी भी हो फिर भी आपको उसी तरह की या उससे अच्छी स्कीम्स दूसरे फंड हाउस में मिल जाएंगी। आप इस तरह से थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन कीजिए। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में मैं कहूंगा कि यदि इसकी बजाय आप कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड को कंसिडर करें तो बेहतर होगा। और साथ ही आपने सवाल पूछा है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड, तो इसके मुकाबले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजीज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड मेरी चॉइस की स्कीम्स हैं। एसबीआई डेट हाइब्रिड फंड का जहां तक सवाल है, आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसके मुकाबले मैं आपको इक्विटी सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इक्विटी सेविंग्स फंड में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। इक्विटी एक्सपोजर काफी कम होता है, लगभग 10% से 25% के बीच में रहता है, लेकिन यहां पर आर्बिट्राज से हेजिंग की जाती है या आर्बिट्राज में एक्सपोजर लिया जाता है, जिससे आपको इक्विटी का टैक्सेशन मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इक्विटी सेविंग्स फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं, और ऐसे में कोटक इक्विटी सेविंग्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड, ये अच्छे फंड्स हैं। तो सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं अगला प्रश्न, और ये पूछा है अरविंद कलास्कर ने। अरविंद जी का सवाल है कि उन्हें आर्मी से 26,000 की पेंशन मिलती है और अब वो क्योंकि पुलिस में हैं तो यहां पर वो एनपीएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद क्या वो पूरे पैसे को लमसम में विड्रॉ कर सकते हैं यदि उन्हें एनपीएस से पेंशन नहीं चाहिए। सो एनपीएस में यदि आपका टोटल जो पैसा इकट्ठा होता है, पूरी राशि इकट्ठी होती है, यदि वो 5 लाख या उससे कम है तब आप उसे लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे। यदि वो 5 लाख से अधिक है तो उस केस में 60% तक, यानी कि जो टोटल पैसा बना है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो और उसके ऊपर जो ग्रोथ है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, सब मिला के यदि वो 5 लाख से ऊपर होता है तो उस केस में आप सुपर एनुएशन पर 60% लमसम में विड्रॉ कर पाएंगे और बाकी के 40% को आपको एन्युइटी प्लान बाय करने के लिए यूटिलाइज करना होगा, यानी कि उस अमाउंट के कम से कम 40% अमाउंट के बदले में आपको पेंशन प्लान लेना होगा। और यदि कोई सब्सक्राइबर सुपर एनुएशन से पहले एग्जिट करना चाहता है मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस के बाद, तो उस केस में यदि 2.50 लाख तक का टोटल कॉर्पस है, पूरी राशि है, तो उस केस में उसे लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है, और यदि अमाउंट उससे ज्यादा है तो उस केस में 80% यानी कि टोटल कॉर्पस जो है उसका 80% एन्युइटी प्लान लेने के लिए यूटिलाइज करना होगा। मैक्सिमम 20% ही लमसम में विड्रॉ किया जा सकता है। और आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल पूछा है नीलम बिष्ट ने। नीलम का सवाल यह है कि उन्होंने एसबीआई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लमसम में इन्वेस्टमेंट किया था और जो परफॉर्मेंस है वो काफी पुअर है और फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में भी उन्हें रिटर्न कम मिले हैं, और वो जानना चाहती हैं कि क्या उन्हें इस स्कीम में बने रहना चाहिए या यहां से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो नीलम जी, यहां पर 2 बातें हैं। एक तो ये है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी निचले स्तरों पर हैं और ऐसे में यदि आप किसी भी डेट फंड की बात करेंगी तो यहां पर आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि पिछले 1-1.5 साल में इक्विटी मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है।
तो डेट में वैसे भी इक्विटी के मुकाबले में रिटर्न्स जो होते हैं वो कम ही होते हैं लंबे वक्त पर, और ये जो समय है इसमें इंटरेस्ट रेट काफी निचले स्तरों पर रहे हैं। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम्स में रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं दिखाई देंगे। और साथ ही यदि मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की कैटेगरीज की बात करूं और यहां पर एसबीआई बॉन्ड फंड को दूसरे फंड्स के साथ कंपेयर करूं तो डेफिनेटली स्कीम की परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही है। ऐसे में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स ने बेहतर परफॉर्म किया है। अब यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है, आप 5 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, तो ऐसे में आप बिल्कुल यहां से रिडीम करके और एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दें। या आपका नजरिया यदि 3 से 5 साल का है तो उस केस में आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकती हैं। और यदि आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो उस केस में मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप इक्विटी में निवेश करने के बजाय डेट में ही इन्वेस्ट करें। और ऐसे में या तो आप इसी स्कीम में बने रहें, आपको रिटर्न्स इसी के आसपास मिलेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक बात का ध्यान रहे कि यदि आप 3 साल या उससे अधिक समय के लिए इन्वेस्टेड रहती हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। यदि आप सेम स्कीम में इन्वेस्टेड रहेंगी तब आपको एक फायदा मिलेगा। और इंडेक्सेशन के साथ आपको जो टैक्स पे करना होता है यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो 20% का होता है, जिसकी वजह से यदि आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हैं तो आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिलेंगे। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करें कि आपको इक्विटी स्कीम में जाना है या फिर आपको इस स्कीम में बने रहना है। आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़े ज़्यादा प्रश्न ले सकूं, क्योंकि कई बार आपके बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जाते हैं, फिर आप मुझसे पूछते हैं कि मैंने इस सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए। तो मैं थोड़े ज़्यादा सवाल ले रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपके काम आएगा। तो अगला सवाल मैं ले रहा हूँ, ये पूछा है सुब्रता भोवाल ने। सुब्रता का सवाल ये है कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में यदि इन्वेस्ट करना है तो ऐसे में नैस्डैक 100, मिरे एसेट, NYSE, FUNG प्लस, मिरे एसेट, S&P 500, टॉप 50, इन सब स्कीम्स में से कौन सी बेहतर रहेगी? तो मैं आपको बता दूं कि मिरे एसेट, NYSE, FUNG प्लस जो है ये बेसिकली एक फोकस्ड फंड है एक तरह से, क्योंकि FUNG प्लस इंडेक्स के पोर्टफोलियो में सिर्फ 10 कंपनीज हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि स्कीम में इन्वेस्ट करने की बजाय आप डाइवर्सिफाइड इंटरनेशनल फंड में करें। तो आप जो आपने स्कीम्स के नाम दिए उनमें से 2 स्कीम बचती हैं। एक है नैस्डैक 100। नैस्डैक 100 में मेरे हिसाब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड है, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF या फंड ऑफ फंड स्कीम्स की चॉइस भी आपके पास है। और दूसरा आपने पूछा है मिरे एसेट S&P 500 टॉप 50 के बारे में। तो दोनों ही जो इंडेक्स हैं वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो नैस्डैक 100 इंडेक्स है ये नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का इंडेक्स है, यानी कि इसके पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल कंपनीज नहीं होंगी। तो यदि आप नैस्डैक 100 और S&P 500 की बात करें या S&P 500 टॉप 50 इंडेक्स की बात करें, यदि आप दोनों ही इंडेक्स की टॉप 10 होल्डिंग्स को देखें तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट सेम है, एक्सेप्ट कि नैस्डैक 100 इंडेक्स में आपको फाइनेंशियल कंपनी देखने को नहीं मिलेंगी। तो S&P 500 टॉप 50 की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें बर्कशायर हाथवे बी और JP मॉर्गन चेज एंड कंपनी भी हैं, जो कि नैस्डैक 100 के पोर्टफोलियो में या नैस्डैक 100 की जो टॉप 10 कंपनीज हैं उनमें ये नहीं है। तो आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड और मिरे एसेट S&P 500 टॉप 50 में से किसी भी फंड का चुनाव कर सकते हैं। तो अब मैं लूंगा इस एपिसोड का आखिरी सवाल जो पूछा है चीको M ने। और चीको ने यह सवाल मेरे एक वीडियो जो कि मैंने महिंद्रा मनुलाइफ एशिया पैसिफिक REIT फंड ऑफ फंड पर बनाया था उस पर पूछा है। उन्होंने कहा है कि वो मानते हैं कि रेंटल इनकम इंडिया से बाहर बेहतर है, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या ये फंड महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का है और ऐसे में क्या यह फंड सेफ है, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं
कि म्यूचुअल फंड्स में जोखिम तो होता ही है, क्योंकि जब कोई भी फंड हो, चाहे इक्विटी फंड हो, डेट फंड हो या फिर आरईआईटी फंड हो, आपका जो अंडरलाइंग असेट है उसकी परफॉर्मेंस पर आपकी स्कीम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। और अंडरलाइंग असेट्स क्योंकि ट्रेडेबल है तो वहां पर प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं, तो ये रिस्क होता है। और हम यदि आरईआईटी फंड की भी बात करें तो रेंटल इनकम जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने पास्ट में देखा कि होटल्स वगैरह की इनकम कम हो गई थी, क्योंकि अगर हम आरईआईटी फंड की बात करें तो आरईआईटी बेसिकली रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, होटल्स इत्यादि में इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे में पास्ट में ये कोरोना पेंडेमिक के चलते हुए होटल्स की इनकम काफी कम हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज फंड होते हैं तो ऐसे में फंड मैनेजर्स ऐसा कर सकते हैं कि वो होटल इत्यादि से निकलकर और दूसरे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, तो ये पॉसिबल है। तो ये तो बात थी एक आरईआईटी फंड की। जहां तक आपका सवाल है कि यदि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का की कंपनी है तो क्या यहां पर रिस्क है, क्या ये सेफ है, तो मैं आपको बता दूं कि महिंद्रा के बारे में तो आप जानते ही हैं। और महिंद्रा म्यूचुअल फंड जो है ये बेसिकली महिंद्रा ग्रुप और साथ ही मनुलाइफ जो कनाडा की टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उनका कोलैबोरेशन है। और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये मनुलाइफ जो कंपनी है कनाडा में टोरंटो में बेस्ड है, और ये जैसे मैंने कहा कि लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है कनाडा की। और वर्ल्ड की यदि हम फंड मैनेजमेंट की बात करें तो 28th लार्जेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में। तो इसके लिए ना तो मनुलाइफ कंपनी के बारे में आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की जरूरत है, यानी कि महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो ये एक अच्छी कंपनी है, तो इसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज को सेबी रेगुलेट करती है, जो कि हमेशा इन्वेस्टर्स के हितों को ध्यान में रखती है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें कि महिंद्रा म्यूचुअल फंड कैसा फंड हाउस है। लेकिन जहां तक आरईआईटी फंड ऑफ फंड में इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो मेरा सुझाव यह होगा कि इन्वेस्टर्स को अपने टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10 to 15% एक्सपोजर ही आरईआईटी फंड्स में करना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड हो। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपका इक्विटी या डेट में हो। इक्विटी में तब जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और शॉर्ट टर्म के लिए आप डेट ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। और गोल्ड में और आरईआईटी में थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी जो मैंने शेयर की आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही और भी आपके जो सवाल हों और जिन दर्शकों ने सवाल पहले पोस्ट नहीं किए हैं वो कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।